तो फिर हम लोग इधर देखते हैं जिन्हों और चरण का वीडियो इंटरनेट पर एकदम वायरल हो चुका होता है। चरण के बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं कि चरण कितना ज़्यादा क्यूट है और चरण के बारे में बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट भी आ रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि चलो ट्रेंड तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कुछ दिन बाद लोग भी इसके बारे में भूल जाएंगे, इसलिए मैं अपना स्पीच के बारे में थोड़ा प्रिपेयर हो जाता हूँ पहले। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों जो होता है ना वो जाकर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला लेक्चर देने लगता है सब लोगों को, और लेक्चर खत्म होने के बाद कहने लगता है कि अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। फिर उधर जितने भी लोग होते हैं सब लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और जिन्हों कह रहा होता है कि मैंने बहुत सारा स्पीच दिया है लेकिन ये स्कूल पहला है जिधर कि इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी हुए हैं। फिर जिन्हों एक लड़की को कहता है क्वेश्चन पूछने के लिए और लड़की कहने लगती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। जिन्हों बोलता है कोई बात नहीं, तुम पूछ सकते हैं मुझे कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल भी नर्वस फील मत करना। तो लड़की पूछने लगती है कि इंटरनेट पर अभी भी एक मीम वायरल हो रहा है, तुम इधर का डैडी हो क्या। जिन्हों बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और लड़की लोग बात करने लगते हैं कि हाँ वही लड़का है, हम लोग देख सकते हैं कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। सब लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं लेकिन जिन्हों बोल देता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितना भी क्वेश्चन है मैं वो ही एक्सेप्ट करूंगा और बाकी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देख सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम हमारे साथ पिक्चर खिंचा सकते हो, और जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारे सच में बेटी है क्या। उधर के लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं इसलिए जिनको उन लोगों को चुप रहने के लिए कहता है और कहने लगता है क्या हाँ हाँ तुमने सही बोला, अभी अभी मैं और मेरी डॉटर टीवी सीन में आए थे। जिनको सोच रहा होता है कि अगर मैं सब लोग को सच बता दूंगा तो सब लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन उधर के लोग फिर से उधर बातें करने लगते हैं उसके बारे में। फिर जिनको अपना मुंह बंद कर लेता है उधर कुछ भी नहीं कहता। फिर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर एकदम ब्लू स्काई छाया रहता है। फिर हम लोग चेंगसू को देखते हैं जो कि एक आर्टिकल को दिखाने लगता है और कह रहा होता है कि देखो तुम इंटरनेट पर एक ही रात में स्टार बन चुके हो। जिनको तो ये देख के एकदम शौक में आ जाता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बिल्कुल भी नहीं है और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं इंटरनेट पर। फिर वो लोग कमेंट को चेक करने लगते हैं, कमेंट में तो बहुत ज्यादा खतरनाक बातें लिखा होता है। फिर चेंगसू उसको कहने लगता है कि अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने के लिए, जिसमें कि बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आया होता है। फिर उधर कुछ लड़की लोग आ जाते हैं और उधर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, और ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ लग रही है क्योंकि सेल्फी के जमाने में ऑटोग्राफ मांग रही है। जिनको एकदम कंफ्यूज में आ गया होता है, वो लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारा ऑटोग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है और तुम भी बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। लेकिन दूसरी बार लड़की चालाक निकलती है और जिनको के साथ सेल्फी ले लेती है। फिर हम लोग देखते हैं उधर बहुत सारे लड़की लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। फिर जिनको कहने लगता है चंगसू को कि चंगसू तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा, उन लोगों को चरण के पास जाना चाहिए लेकिन वो लोग मेरे पास आ रहे हैं ऑटोग्राफ मांगने के लिए। चंगसू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल कर दिया है। जिनको कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे रैंडम आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चंगसू कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको तो खुश होना चाहिए। फिर उसको हैना मैसेज कर देती है और कहने लगती है कि स्वीटी क्या तुमको पता है 4 दिन में चरण का बर्थडे है। ये सुन के जिनको का सर चकरा जाता है और चंगसू उसको संभालने लगता है और कह रहा होता है कि तुमको क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो। फिर जिनको उसको सब कुछ बता देता है और चंगसू कह रहा होता है कि तो 4 दिन में चरण का बर्थडे है, तुमको तो प्रिपेयर करना चाहिए, अगर तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तो एकदम खतरनाक सिचुएशन में आ जाओगे। जिनको कह रहा होता है क्या तुमको पता है मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं उसको बिल्कुल भी पूछ नहीं पाया कि उसका बर्थडे कब है। चंगसू कह रहा होता है कि चलो तुमको एटलीस्ट पता तो चल गया, लेकिन जब मैं छोटा हुआ करता था ना तब मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थडे को भूल जाते थे और सेलिब्रेट भी नहीं करते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, इसलिए चलो तुमको पता तो चल गया, अभी तुम कुछ तो कर सकते हो। जिनको कह रहा होता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना बर्थडे को कब सेलिब्रेट किया था, लेकिन चंगसू बोल रहा होता है कि हाँ हाँ छोटे बच्चे ही अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अभी तुमको चरण के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर तुम उसका बर्थडे को सेलिब्रेट अच्छे से नहीं करोगे तो वो अपसेट हो जाएगी। जिनको कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं उसको एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ क्योंकि उसका पहला बर्थडे है मेरे साथ ये। चंगसू कहने लगता है कि तुमको एक पार्टी रखना चाहिए, लेकिन जिनको कह देता है कि उसके पास तो कोई दोस्त नहीं है, पार्टी रख के क्या करूंगा। फिर चंगसू को दूसरा आइडिया आता है, वो अपना फोन निकालता है और कहने लगता है कि चलो तुम एक सेलिब्रिटी अभी बन चुके हैं तो हम लोग इंटरनेट पर लोगों को पूछते हैं कि हम लोग को कैसे एक बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कह रहा होता है कि तुमको पता नहीं है इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, ये तो अच्छा रहेगा कि हम लोग उनसे पूछें और एक बेहतर राय को लें उनसे। जिनको कहने लगता है तुम मार खाने के बारे में कैसे बात कर लेते हो। चंगसू कहने लगता है कि शांत हो जाओ, कैसे होगा अगर कोई तुम्हारे पिक्चर को ले ले और इंटरनेट पर छोड़ दे। जिनको कह रहा होता है कि मैं इंटरनेट पर अपना शक्ल को नहीं रखना चाहता हूँ, और चंगसू कह रहा होता है कि ये तो अच्छा रहेगा कि तुम चरण से ही पूछ लो कि उसको क्या चाहिए। जिन्हों बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अगर मैं उसको कुछ भी पूछता हूँ तो समझ जाएगी कि मैं उसको गिफ्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। चंगसू कहता है कि उसको शॉपिंग पर लेके जाओ और देखो कि उसका इंटरेस्ट किधर है, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो जिनको डिसाइड करता है कि उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाएगा और जाके पूछने लगता है कि चरण क्या तुम शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हो डैडी के साथ। चरण बोलते हैं कि लेकिन हम लोग उधर क्यों जाना है, तो जिनको बोल रहा होता है कि हम लोग उधर कपड़े खरीदने के लिए जाना है। वो बोलती है कि लेकिन मैं लास्ट टाइम ये बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ तो मैं उधर नहीं जाना चाहती हूँ। जिन्हों बोलता है कि डैडी के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाना है इसलिए मेरे साथ चलो। वो बोलती है कि लेकिन डैडी तुमने तो अभी भी ऑनलाइन से शॉपिंग किया था बहुत सारे कपड़े। जिन्हों बोल रहा होता है कि तुमने सही बोला, लेकिन क्या तुम डैडी के साथ जाना नहीं चाहते हो। बोल देती है कि डैडी को जो भी पसंद है मुझे ही पसंद है, इसलिए मैं भी जाना पसंद करूंगी। जिन्हों कह रहा होता है कि जब हम लोग बाहर जाएंगे तो बहुत सारा यमी यमी खाना को खाएंगे, लेकिन चरण बोल रही होती है कि हम लोग जब बाहर जाएंगे तो मेरे बर्थडे के लिए भी बहुत
सारा गिफ्ट को खरीद लेंगे। जिनबू उधर फ्लो में बोल देता है कि हाँ हम लोग को वो भी करना है और जिनबू उधर पकड़ा गया होता है। चेरन उधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो सोचने लगती है कि मुझे मेरा बर्थडे के लिए क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या बुक खरीदना चाहिए नहीं तो टॉय खरीदना चाहिए। जिनबू मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ये सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं रहा है, मेरा जितना भी सपना था सब कुछ टूट मुट गया, मैं एक छोटा सा एक्सक्यूज भी नहीं बना सकता हूँ उसको शॉपिंग पर लेके जाने के लिए, मैं कैसा आदमी हूँ यार। वो कह रहा होता है ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी कर दिया हूँ, मैं बहुत ही जल्दी पकड़ा गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए आना चाहिए, उसके बाद मैं अच्छे से संभाल पाता है इस सिचुएशन को। फिर चेरन अपने डैडी को पूछने लगती है कि डैडी तुमको क्या लगता है आंटी जय का सन को क्या पसंद आएगा। जिनबू कहता है आंटी जय तुम क्या डॉक्टर चा के बारे में बात कर रहे हो जो कि हमारे रिसर्च लैब से है। चेरन बोल रही होती है कि हाँ मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, जो आंटी का लड़का है ना उसका बर्थडे आने वाला है और हम लोग को उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट को खरीदना चाहिए। जिनबू कह रहा होता है कि हाँ हम लोग को खरीदना चाहिए, लेकिन तुमको कैसे पता चला, क्या तुम आंटी का बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो। चेरन बोरी होती है ऑफकोर्स लैब में ऐसा कोई नहीं है जो कि चेरन का दोस्त ना हो। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि राइट उसने सही कहा, लैब में मेरा कोई इज्जत नहीं है, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सही हुआ कि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मुझे अभी गिफ्ट के बारे में भी सोचना है, मेरे पास अभी भी एक अच्छा चांस है, मैं उसको एक अच्छा सा सरप्राइज दे सकता हूँ उसके बर्थडे पर। फिर हम लोग मॉल में देखते हैं कि बच्चा रो रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इधर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ जब तक तुम मुझे सिलिकॉन मैन खरीद के नहीं देती। उसके मॉम बोल रही होती है कि मैंने तुमको पिछले बार ही खरीद के दिया था, लेकिन वो बोल रहा होता है कि लेकिन नहीं तुमने मुझे पिछले बार मार्क 5 को खरीद के दिया था, अभी मुझे डिफरेंट चीज चाहिए, तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिनको कह रहा होता है कि पेरेंट्स जब किड्स को शॉपिंग मॉल पर लेकर आते हैं तो ऐसा ही होता है। जिनबू कह रहा होता है कि हाँ आजकल के बच्चों को ऐसा चीज पसंद है, लेकिन चेरन को क्या पसंद है मुझे वो ढूंढना है। उधर चेरन सोच रही होती है कि तो आजकल के छोटे छोटे बच्चों को सिलिकॉन मैन बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी बात है क्या। फिर चेरन उधर सिलिकॉन मैन को लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि डैडी हम लोग को भी सिलिकॉन मैन खरीदना चाहिए गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि ये फाइनल बैटल एडिशन है। जिनको कहने लगता है कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो। चेरन बोल रही होती है कि मैंने आंटी को बोला था कि मैं अपने पैसे से उनके लिए गिफ्ट खरीदने वाला हूँ, लेकिन मेरा सारा पैसा स्टॉक में पड़ा हुआ है, अभी मैं क्या करूँ। जिनको कहता है कि डोंट वरी चेरन, डैडी तुम्हारे लिए खरीद देंगे और तुम अपने लिए भी बहुत सारे खिलौना चूज कर सकते हो, उधर बहुत सारा पड़ा हुआ है देखो तो तुम। चरण बोल रही होती है कोई बात नहीं डैडी, अगर मुझे कोई भी चीज पसंद आता है तो मैं अपना स्टॉक को बेच के उसको खरीद सकती हूँ। लेकिन जिनको कह रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक छोटी सी बच्चे से बात कर रही हूँ या बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ। जिनको कह रहा होता है कि अगर वो बाकी बच्चों की तरह होता तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसको कुछ भी नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं क्या खरीद सकता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि पेरेंट्स लोगों का जिंदगी एकदम बहुत ज्यादा मस्त होता है, लेकिन चाइल्ड तो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। जिनको उधर बहुत ज्यादा सोच में पड़ चुका होता है कि उसके लिए क्या खरीदना चाहिए, लेकिन चरण बोलने लगती है कि डैडी तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं तो सोच रही थी कि हम लोग को कुछ बाय करना है इसलिए हम लोग इधर आए हैं। चरण उसके ऊपर शक करने लगती है और जिनको भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। फिर वो बोल देती है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो डैडी, क्योंकि चरण बहुत ज्यादा प्रिटी है। जिनको उधर बहुत ज्यादा नर्वस होकर हंसते हुए थोड़ा कहने लगता है कि हाँ तुमने सही बोला, तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो, इसलिए मैं भूल चुका हूँ कि इधर मैं क्या खरीदने के लिए आया था। फिर उसको थोड़ा शांति फील होता है क्योंकि वो अभी पहुंच चुका है। फिर चरण बोलने लगती है कि डैडी हम लोग चलो फिर से घर चलते हैं, जब तुमको याद आ जाएगा तो हम लोग फिर से आएंगे इधर खरीदने के लिए। जिनको उधर से जाना नहीं चाहता था, लेकिन चरण बोलने लगती है कि चरण का पैर दर्द कर रहा है इसलिए चरण को घर जाना है, इसलिए वो घर चलने लगते हैं। उधर वो लोग जा रहे होते हैं और जिनको को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसको क्या गिफ्ट चाहिए। उधर 2 दिन बचे हुए हैं उसके बर्थडे के लिए। वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन चरण एक जय को देख कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जो कि होता है फूड कॉर्नर, जिधर की मॉल में बहुत सारा फूड को कलेक्ट करके रखते हैं। फिर जिनको कहने लगता है कि मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, मैं जो भी फूड बनाता हूँ चरण को बहुत ज्यादा लाइक लगता है, इसलिए मैं फूड के बारे में क्या सोच सकता हूँ। चरण उधर वेजिटेबल को देखने लगती है क्योंकि डैडी ने उसके लिए लास्ट टाइम पर वेजिटेबल राइस बॉल को बनाया था और उसको बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। चरण उसको लेकर उसके डैडी के पास चली जाती है और कहने लगती है कि डैडी उसको बाय करना, लास्ट टाइम जो तुमने बनाया था ना राइस बॉल, अब मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए और तुम बनाओ। जिनको उसको बोल देता है कि ऑलराइट तुमको जो भी पसंद है तुम चूज कर सकते हो, और उसको आइडिया मिल चुका है कि उसको सरप्राइज गिफ्ट में क्या देना है। राइटर हम लोग को बता रहा होता है कि जिनको डिसाइड करता है उसके लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना ही उसके लिए अच्छा गिफ्ट होगा उसके बर्थडे पर। फिर हम लोग देखते हैं रात में जिनको जो कि इंटरनेट पर एकदम रेसिपी सर्च कर रहा होता है कि उसको क्या बनाना चाहिए। कह रहा होता है कि मुझे जैसे भी करके 2 दिन में रेसिपी को सीखना है और चरण के बर्थडे को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है। जिनको को पहले कुकिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन चरण के लिए खाना बनाते हुए उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। फिर हम लोग देखते हैं जिनको जो कि खाना बना के उसके दोस्तों को दिखा रहा होता है और उसके दोस्त लोग देख के कह रहे होते हैं कि ऑसम, क्या तुमने बनाया है, बहुत ज्यादा ग्रेट लग रहा है ये तो। जिनको कह रहे होते हैं क्या तुम लोग को नहीं पता है मेरा कुकिंग स्टाइल एकदम बहुत ज्यादा मस्त हो चुका है, लेकिन हमारा जंक्सू कह रहा होता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर हो लेकिन टेस्ट करने में बहुत ज्यादा बुरा हो। जिनको कहता है कि क्या तुमको पता नहीं है जो फूड दिखने में अच्छा होता है वो ट्राई करने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और लड़के लोग उसको ट्राई करने लगते हैं और जिनको बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और लड़के लोग अपना रिव्यू देते हैं। वो कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट से भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
वो लोग कह रहे होते हैं कि सच में तुम्हारा कुकिंग स्टाइल एकदम मस्त हो चुका है, और चंगसू भी बोल रहा होता है कि सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट मस्त लग रहा है और तुम चरण के लिए इसको बना सकते हो और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये सुन के जिन्बू को अच्छा लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे जैसा लड़का ये बोल रहा है तो ये अच्छा ही होगा। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके दोस्त लोग एकदम फाइट करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमको मेरे घर आके खाना बनाना चाहिए, और दूसरा बोल रहा होता है कि तुमको मेरे घर आके खाना बनाना चाहिए। जिन्बू मन में कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन लोग को पसंद आया है, और कल मैं चरण के लिए भी बनाने वाला हूँ, शायद उसको भी पसंद आएगा। फिर हम लोग को राइटर बता रहा होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो चरण होती है ना, वो सुबह सुबह उठ जाती है और जिन्बू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसको बनाने के लिए। जिन्बू को जल्दी से जल्दी उसको विश भी करना है। वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा कल, और सोचने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा चरण अगर उससे भी जल्दी उठ जाएगी तो। इसलिए वो 5 बजे के अलार्म लगा देता है और चरण को उसके बारे में पता न चले इसलिए वो वाइब्रेशन मोड में भी डाल देता है। जिन्बू उधर सोने के लिए चला जाता है और कह रहा होता है कि मैं पहले सारा खाना को प्रिपेयर कर लूंगा और उसको उठा दूंगा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो चरण को गुड बाय बोल देता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे को कल एकदम बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला हूँ चरण। फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं। जिन्बू जब उठता है ना, उसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। जिन्बू को स्मेल बहुत सारा आने लगता है और साउंड भी आने लगता है कि किचन में कोई ना कोई तो खाना बना रहा है। ये सुन के जिन्बू बहुत ज़्यादा डर जाता है। उधर राइटर बता रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की बात है कि किचन में कोई खाना बना रहा है, ये बहुत ही अजीब बात है। फिर जिन्बू अपने फोन को चेक करता है, जिधर 8 बज चुका है, इसका मतलब जिन्बू लेट हो चुका है और जिन्बू को जल्दी करना चाहिए उधर से। जिन्बू एकदम दौड़ने लगता है किचन की तरफ। वो देखता है कि चरण चरण जो कि किचन में होती है वो खाना बना रही होती है। वो कहने लगती है कि डैडी क्या तुम उठ गए। जिन्बू कहने लगता है कि इधर क्या हो रहा है, तो वो बोलती है कि डैडी तुम क्या सरप्राइज बनाने वाले थे। जिन्बू कह रहा होता है मैं मानता हूँ कि तुम छोटे छोटे लड़कों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी तुम एक छोटी सी बच्ची हो 7 साल की, तुमको किचन में इधर नहीं आना चाहिए, फायर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वो कह रहा होता है कि डैडी ने तुमको बोला था ना किचन में बिल्कुल भी खेलने के लिए मत आना, लेकिन चरण बोल रही होती है कि डैडी मैं इधर बिल्कुल भी नहीं खेल रही हूँ। जिन्बू कहता है कि तुम इधर नहीं खेल रही हो तो तुम किचन में क्या कर रही हो। फिर जिन्बू देखता है कि इधर बहुत सारा खाना पड़ा रहा होता है, तो कहने लगता है कि इतना सारा खाना वो किसने बनाया है। फिर उधर से जिन्बू के दोस्त लोग बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि उसको गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, इधर छुपे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। जिन्बू तो एकदम शौक में पड़ गया होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, इतने सारे लोग बाथरूम से क्यों बाहर आ रहे हैं। फिर वो लड़की जाकर उससे बोल रही होती है कि तुमको जाकर अच्छा सा ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि तुम एक चड्डी पहन के घूम रहे हो और मुझे सब कुछ दिख रहा है। ये सुन के जिन्बू एकदम चुप हो जाता है और अपने आप को छुपाने लगता है, लेकिन वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो ट्राई कर रही थी कि तुम उठ जाओ बस। वो कहने लगती है तुमको इस कहानी का मेन कैरेक्टर को पूछना चाहिए था, उसके बाद तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर चरण उसके पास चली आती है और कहने लगती है कि डैडी आज मेरा बर्थडे है राइट। जिन्हों बोलने लगता है कि हाँ। फिर वो बोलने लगती है कि मैंने ये सब बनाया है क्योंकि मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मम्मी और डैडी को, क्योंकि आप दोनों की वजह से मैं इधर जन्म लेके आ पाया हूँ। आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं बहुत सारा खाना बना सकती हूँ, और देखो मैंने बना लिया है। छोटे बच्चे में सच में बहुत ज्यादा दिमाग है, इसका तो तारीफ करना पड़ता है। जिनको कहने लगता है कि आज का मेन कैरेक्टर तो तुम हो, लेकिन तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी मेरे लिए। चरण बोलने लगती है हाँ मुझे पता है, लेकिन चरण के लिए तो मेन कैरेक्टर डैडी ही रहेंगे और डैडी के लिए मैं इधर खड़ी हुई हूँ। सुनने के बाद जिन्बू को एकदम खुशी का आंसू आ जाता है, और जिन्बू ने इसके बारे में कभी सपनों में भी नहीं सोचा होता है। फिर वो लड़की होती है ना, वो कहने लगती है कि चरण मेरे पास आई थी और बर्थडे के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसका हेल्प किया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए था, क्योंकि उसको बहुत सारा सब्जी को भी काटना रहता है और छोटी बच्ची उसको नहीं कर सकती, इसलिए मैंने भी उसको बहुत सारा हेल्प किया है। फिर जिन्बू बोलने लगता है कि तो इसका मतलब तुमने ये सब कुक किया है। वो बोलने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चरण ने सब कुछ कुक किया है। जिन्बू कह रहा होता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो बोल देती है कि चरण को मैंने ये सब सिखाया, क्योंकि जब तुम नहीं थे ना लैब में, तो हम लोगों ने ये सब को प्रिपेयर किया था और प्रोफेसर ने सारा पैसे को दिया था। तो चलो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, तो तुमको पता चल गया होगा। लैब में सब लोग को बस उसके बारे में पता है, लेकिन तुमको नहीं पता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है तुमसे ये छुपाने के बारे में। फिर जिन्बू अपने दोस्तों को बोलता है कि सालो तुम लोग कब से इसमें मिले हुए हो। तो चंगसू बोल रहा होता है कि हम लोग तो पहले से ही हैं, मार्च में जब तुम्हारा बर्थडे था ना, हम लोगों ने कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी उसके प्लान में एकदम शामिल हो जाएं। फिर वो लड़की कह रही होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे कि अगर तुम जल्दी उठ जाओगे तो हमारा सारा प्लान एकदम चौपट हो जाएगा, लेकिन तुम तो अपना घोड़े बेच के सोते रहे और हमारा प्लान देखो एकदम सक्सेसफुल हो गया है। जिन्हें उधर शर्मान लगता है और कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग है, मुझे सब लोगों ने सोते हुए देख लिया है। फिर उसका दोस्त उसको एक केक पकड़ा देता है और कहने लगता है कि हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया है और तुमको थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने एक केक को भी खरीद के लाया हूँ और तुम चरण के साथ इसको खा सकते हो। जिन्बू कह रहा होता है कि तुमको ये सब नहीं लेके आना चाहिए था। फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुमको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा मरने का जो काम होता है ना, उसके वजह से मुझे छुटकारा मिला। जिनको काम के बारे में पूछने लगता है तो वो बताती है कि तुमको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोफेसर ने बोला है कि तुम आज बिल्कुल भी इधर जा नहीं सकते हो, चरण के साथ तुम किधर बाहर जा सकते हो जिधर कि तुम अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। फिर वो लोग कहने लगते हैं, फिर वो लोग जितने लोग आए होते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करना और हैप्पी बर्थडे फिर से तुमको। फिर चरण उन लोग को थैंक यू बोलने लगती है हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो चरण का प्लान एकदम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता।
फिर चरण उसके डैडी को खाना खाने के लिए बोलती है क्योंकि अगर वो लोग बहुत टाइम तक रुके रहे तो उधर का खाना एकदम ठंडा हो जाएगा। जिन्बू उधर एकदम इमोशनल हो चुका होता है, वो एकदम चुप रहता है और चरण बोल रही होती है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्या टेंशन ले रहे हो कि ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चरण अपने डैडी को बुलाने लगती है लेकिन चिन्बू उधर रोने लगता है और चरण बोल रही होती है कि डैडी तुम क्यों रो रही हो, तुम ठीक तो हो ना। चिन्बू उधर रोते हुए कह रहा होता है कि मेरे बर्थडे पर किसी ने खाना नहीं बनाया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये बनाने के लिए। चरण उधर हंसने लगती है और कह रही होती है कि डैडी बिल्कुल भी मत रोना, चरण है ना, चरण तुमको फ्यूचर में भी बहुत सारा खाना बना के खिलाएगी और तुम उसके बारे में टेंशन मत लो डैडी। जिन्बू उसको थैंक यू बोलने लगता है और उसके मन में सवाल उठ रहा होता है कि फ्यूचर में क्या चरण उसके साथ रहेगी। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने सुना है चरण ने बर्थडे के ऊपर बहुत ज्यादा खाना बनाया था। जिन्बू बोलने लगता है क्या तुमको ही पता था इसके बारे में, क्या पूरा स्कूल को पता है इसके बारे में। प्रोफेसर बोलता है कि हाँ सब लोग को पता है इसके बारे में। फिर जिन्बू प्रोफेसर से पूछने लगता है कि तो तुम इधर क्यों आए हो, ऐसा लगता है तुम इधर बर्थडे का खाना खाने के लिए आए हो। प्रोफेसर कहने लगता है कि तुमको पता है मैंने तुमको बोला था कि मैं स्कूल के बारे में पता करूंगा और देखा कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी जिधर के बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे रहते हैं। जिन्बू बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि गंगनम शहर में है। प्रोफेसर कह रहे होते हैं हाँ तुमने सही बोला है, जो बस एक ही स्कूल है जो कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को लेता है उधर। जिन्बू बोलने लगता है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्कूल के बारे में पता करने के बारे में, लेकिन जो चेरन है ना वो रिसर्च मेडल है प्रोफेसर का, तो कैसे जा सकती है उधर से। और प्रोफेसर कह रहा होता है कि मैंने उसके बारे में पहले से ही बात कर लिया है प्रोफेसर चोई से। जिन्बू अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उन लोगों ने मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं किया और उन लोगों ने सब कुछ अपने आप से डिसाइड कर लिया है। वो कहने लगता है कि तो तुम लोग बोल रही हो कि तुम लोगों ने चरण के लिए एकदम कोर्स चूज कर लिया है और तुम लोगों ने मुझे भी बिल्कुल भी नहीं बताया है उसके बारे में। प्रोफेसर उससे माफी मांगता है क्योंकि उन लोगों ने सारा डिस्कशन कर लिया है जिन्हों को कुछ भी नहीं बताते हुए। फिर वो कहने लगता है कि हम लोग उसको बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं अगर तुम परमिशन नहीं दो तो। फिर वो कह रहा होता है कि प्रोफेसर चोई ने बोला है कि उसका ब्रेन एकदम खतरनाक वाला ब्रेन है और हम लोग उसको एक नॉर्मल एजुकेशन दे नहीं सकते हैं। उन लोगों को जैसे भी करके चरण को एक अच्छा स्कूल में लिखाना पड़ेगा क्योंकि चरण को एक नॉर्मल एजुकेशन देने का कोई फायदा नहीं है, उन लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन की जरूरत है उसको देने के लिए। जिन्हों बोलता है कि इसका मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और वो बोल रही होती है कि अगर मैं तुमको सच बताऊं तो हमारे पास ऐसा भी चॉइस नहीं है कि हम लोग उसको उधर भेजेंगे, उधर भेजना है उसको पॉइंटलेस है। जिन्हें उधर सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अभी मैं चरण से दूर हो जाऊंगा और चरण से दूर होकर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। जिन्हें बोल रहा होता है अगर मैं इस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो अगर हम लोग सडनली उसको उधर भेजेंगे तो वो भी नहीं बोले कि हम लोग उसको कैसे भेजें उधर। प्रोफेसर कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है लेकिन तुमको थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे पास वो बच्चा है जो कि कोरियन साइंस का एकदम फ्यूचर है और हम लोग को जैसे भी करके कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी उसको भेजना चाहिए एजुकेशन के लिए। फिर जिनको उससे पूछने लगता है कि जो यूनिवर्सिटी है ना और मिडिल स्कूल लेवल के लोग को ही एक्सेप्ट करता है तो वो लोग चेरन को क्यों लेंगे। प्रोफेसर कह रही होती है कि तुमने सही बोला, वो लोग बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, लेकिन हम लोगों ने प्रेसिडेंट के साथ बात कर लिया है। हम लोगों ने बोला था कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है इसलिए यूनिवर्सिटी वालों ने भी मान चुके हैं उसको लेने के लिए। जिनको बोल रहा होता है तुम लोगों ने स्कूल का प्रेसिडेंट के साथ भी बात कर चुके हो। वो बोल रही होती है कि तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो। चेरन जो है ना वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए हम लोग को भी परमिशन मिल चुका है उसको एडमिशन दिलाने का। और प्रोफेसर बोल रही होती है कि हम लोग को तो परमिशन मिल चुका है लेकिन मैं इधर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए कि हम लोग को उसको एंट्रेंस टेस्ट के लिए भेजना चाहिए। जिन्हें वो कह रहा होता है हाँ मुझे पता है लेकिन एलिमेंट्री स्कूल में बिल्कुल भी फुल सेमेस्टर नहीं होता है तो हम लोग उसको कैसे भेज सकते हैं इंटरेस्ट के लिए। प्रोफेसर बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन दूसरा स्कूल में दूसरा नियम चलता है, वो लोग नवंबर में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वो लोग ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और चरण भी ये सब कर सकती है। हम लोग को पता है कि चरण जो कि मैथ में बहुत अच्छा है और अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसके बारे में। चरण के पास कोई टाइटल नहीं होता है इसलिए वो सोचने लगते हैं चरण को एक टाइटल देने के लिए क्योंकि टाइटल उसका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जिनको से परमिशन लेने लगती है कि अगर तुम बोलो तो उसको मैं 6th ग्रेड का बोल के एडमिशन दिला सकता हूँ, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। टाइटल चरण का बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फ्यूचर में और उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एजुकेशन एक बेटर एजुकेशन पाने में और फ्यूचर बनाने में। जिनको सोचने लगता है कि उसको एनरोल करना चाहिए और प्रोफेसर के सजेशन को मानना चाहिए, इसलिए जिनको मान जाता है उसके बात को। फिर जिनको उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि जिनको ने ही उसको बोला था स्कूल के बारे में पता करने के लिए और प्रोफेसर ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। प्रोफेसर बोलने लगती है कि हाँ तुम्हारी बेटी बहुत स्पेशल है और तुम्हारी बेटी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिनको कह रहा होता है मैं उसका फादर हूँ और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं इसके साथ ठीक कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसके बारे में मुझे चिंता करना चाहिए। प्रोफेसर कह रही होती है कि तुम उसके फादर हो, तुमको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और डिपेंड करना चाहिए। जिन बुजुर्ग उसकी बातों को मान जाता है और सोचने लगता है कि वो एक अच्छा फादर है। फिर वो सोचने लगता है उसके इंटरेस्टिंग एग्जाम के बारे में और उसके बारे में सोचती है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। जिन बुजा को दूसरा प्रोफेसर कह रहा होता है कि प्रोफेसर मैं उसका फादर हूँ और तुमको मुझसे पूछना चाहिए, तुमने मुझसे बिना पूछे ही उसका फ्यूचर के बारे में सब कुछ डिसाइड कर लिया है। प्रोफेसर कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं तुमसे पहले ही बात करना चाहता था, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, मैं तुमसे पहले पूछूंगा उसके बारे में। जिन्बू थोड़ा अपसेट हो जाता है उससे, लेकिन प्रोफेसर उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे तुमको पहले बताना चाहिए था। प्रोफेसर कह रहा होता है कि बहुत सारे स्कूलों को चरण के बारे में पता चल चुका है और सारे लोग एग्री हो चुके हैं कि चरण को एडमिशन दे दें। जिन्बू कह रहा होता है कि मैं उसको उधर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग उसको लेके जाना ही सकते हैं अगर उसको जाना नहीं है तो उधर। प्रोफेसर बोल रहा होता है कि तुमने सही बोला, चरण तुमको छोड़कर रह नहीं सकती है और सारे लोग तुम दोनों को ही देखना चाहते हैं साथ में। प्रोफेसर भी
उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो बात कर चुका है प्रेसिडेंट के साथ उसके बारे में कल। जिनवू उसके बारे में पूछने लगता है। प्रोफेसर कह रहा होता है कि हाँ मैं कल ही बात कर चुका हूँ उसके बारे में और कल मैं तुमको बता नहीं पाया क्योंकि कल तो तुम छुट्टी पर थे। फिर जिनवू उसको सॉरी बोलता है क्योंकि जिनवू को उसके बारे में पता नहीं था और जिनवू ने उसको बहुत कुछ बोल दिया होता है। प्रोफेसर उसको माफ कर देता है और जिनवू उसको थैंक यू बोलने लगता है। फिर जिनवू उधर से जाने लगता है तो प्रोफेसर कह रहा होता है कि यार तुमको हमारे साथ काम करना चाहिए क्योंकि जब तुम हमारे साथ काम कर रहे हो ना तभी चरण हमारे साथ काम करेगी, नहीं तो चरण हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जिनवू को जो लैब में भाव मिलता है क्योंकि वो चरण का पिताजी है, अगर उसके पास चरण नहीं होता तो जिनवू कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिर प्रोफेसर बता रहा होता है कि उसको यूएसए ने चूज किया है पेपर को पब्लिश करने के लिए एआई वाला। वो लोग एक स्पीच देने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए प्रोफेसर उसको कह देता है प्रिपेयर होने के लिए और कह देता है कि चरण के कपड़े को भी अच्छे से सेट कर लेना। जिनवू कहता है कि हम लोग चरण को भी लेके जाएंगे और उधर चरण आके बोल रही होती है कि डैडी तुम क्या बोल रहे हो, चरण को तुम छोड़ के जाने वाले हो कि किधर। प्रोफेसर बोल रहा होता है हम लोग चरण को कैसे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा एआई मॉडल चरण के ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सुनने के बाद चरण बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग टिकट बुक कर लेते हैं उधर जाने के लिए। जिनवू का उधर पैर कांप रहा होता है। प्रोफेसर उसको बता रहा होता है कि हम लोग तुमको उधर लेके जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है इसके लिए नहीं। अगर जिनवू उधर नहीं जाएगा तो चरण उधर नहीं जाएगी, इसलिए उसको लेके जा रहे हैं और ये सुन के जिनवू एकदम शौक में आ जाता है।